गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूर्योदय सर आज प्रेजेंट हुआ हूँ यूनिट्स ऑफ मास के साथ। यूनिट्स ऑफ मास के साथ हमने ये पढ़ लिया है कि इंडिया में जो एसआई सिस्टम फॉलो किया जाता है उस सिस्टम में मास का यूनिट होता है किलोग्राम, लेकिन बहुत सारे अदर यूनिट्स भी इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। इंडिया से पढ़ के जो साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर ब्रिटेन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ मास का उनको अलग यूनिट मिलता है। तो जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला यूनिट जो है वो है चंद्रशेखर यूनिट। हेडिंग लगा लेता हूं, यूनिट्स ऑफ मास। यूनिट्स ऑफ मास। सबसे पहला यूनिट है चंद्रशेखर यूनिट। चंद्रशेखर यूनिट, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है CSU। सारे सिंबॉलिक लेटर्स स्मॉल हैं। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम सर अपने ही साउथ इंडिया ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। अमेरिका में जाके उनके फैमिली वाले सेटल हो गए थे। उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स में फिलॉसफी की और बहुत सारे रिसर्च किए। उस रिसर्च में उन्होंने ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा, इन सब पे रिसर्च किया और कई यूनिवर्सल कांस्टेंट्स को मिला के, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन सब कई कांस्टेंट्स को मिला करके बहुत सारे कैलकुलेशंस किए और एक नया कांस्टेंट दिया, चंद्रशेखर कांस्टेंट। चंद्रशेखर कांस्टेंट के साथ साथ उन्होंने ब्लैक होल का थ्योरी दिया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे जेसी बोस इंडियन ओरिजिन से थे, उनको भी नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में ही। तो इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो अपना परचम लहराते हैं विदेश जाके, और इंडिया में तो पढ़े लिखे लोग मजदूर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। और खासकर मैं जहां से हूं, बिहार की धरती, यहाँ तो गुंडे मब्बाले ही सब कुछ हैं और इंसान को तो जीने के लिए जगह तक नहीं देते 1 इंच। इंसान सिर्फ मर जाते हैं इल्जाम को झेलते झेलते कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और गुंडे मब्बालियों को कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है उनके डर से। चलिए, जो भी है, बिहार की धरती गुंडों मवालियों की ही धरती है। लिवर सप्लाई स्टेट है दुनिया के लिए। जाके अच्छे परिवार के लोग भी, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो लोग भी गुंडे मवालियों के डर से जा करके और मजदूर का काम करते हैं दिल्ली, बम्बई, पंजाब, नासिक, हरियाणा में। घर पे करोड़ों की जमीन पड़ी रहती है, यहाँ बिजनेस नहीं करते डर से। 15,000 20,000 की नौकरी जाके करते हैं। अरे 50,000 लगा के अगर बिजनेस किया जाए तो 15,000 महीना कमाया जा सकता है। चलिए, जो भी, तो हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रशेखर यूनिट की, CSU की। तो चंद्रशेखर साहब ने चंद्रशेखर कांस्टेंट दिया और चंद्रशेखर लिमिट दिया स्टार के मास के रिगार्डिंग। तो चंद्रशेखर कांस्टेंट को समझने के लिए हमें चंद्रशेखर यूनिट को समझने के लिए हमें चंद्रशेखर लिमिट को समझना होगा। तो मैं चंद्रशेखर लिमिट के बारे में आपको बताता हूं। उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी ड्रॉप स्टार
का मास लेस देन 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन के है। अपने सोलर सिस्टम में जो सन है, स्टार है, उस स्टार के मास के 1.44 टाइम्स से कम अगर किसी डॉट स्टार का मास है, ड्वार्फ स्टार। ड्वार्फ स्टार क्या होता है? ऐसा स्टार जो अभी रेडिएशन इमिट कर रहा हो, मींस जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना हो रही हो। न्यूक्लियर फ्यूजन से ही जो रेडिएशन निकलते हैं वो ह्यूज अमाउंट में होते हैं, एनर्जी के सोर्स, और उसी से प्लैनेट्स वगैरह पे जीवन पनपते हैं। जैसे सन से आने वाले रेडिएशन अगर बंद हो जाए तो कुछ ही दिनों में धरती जीवन विहीन हो जाएगी। चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया है और बहुत सारे, जर्मनी ने अपना एक प्रोजेक्ट 2030 में लॉन्च करने वाला है, जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोजेक्ट है। उससे पूरी दुनिया को एनर्जी दिया जा सकता है, पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा सकता है। चलिए जो भी, तो ड्वार्फ स्टार ऐसा स्टार होता है जो अभी रेडिएशन इमिट कर रहा हो, बुझा हुआ स्टार नहीं, जो मास में पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं, जिससे एनर्जी लिबरेट हो रही हो। तो अगर किसी ड्वार्फ स्टार का मास सन के मास के 1.44 टाइम्स से कम हो तो ये स्टार स्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसे स्टार जो होते हैं वो इनडेफिनेटली अस्टेबल, मीन्स ऐसा स्टार एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ये प्लेनेट में कन्वर्ट हो गया हो सकता है ये कॉमेट में कन्वर्ट हो गया हो एक्सप्लोजन की वजह से टूट टूट के। लेकिन अगर किसी डॉट स्टार का मास ग्रेटर हो 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन के, अगर ड्वार्फ स्टार का मास ग्रेटर हो 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन के, तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा लंबे समय तक, यह स्टेबल नहीं होगा। जैसे सन की बात करते हैं, सन जो है उसका मास 2 × 10⁻30 kg है, जो इस वैल्यू से कम है। सन की अप्रॉक्स एज 5 अरब वर्ष से ज्यादा है, क्योंकि अर्थ की एज ही 4.5 पौने 5 अरब वर्ष है। एक ऐसा स्टार भी मिला है जिसका एज 13 अरब वर्ष माना जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि अपने यूनिवर्स को भी बने हुए 13 अरब वर्ष नहीं हुआ है, तो क्या मल्टीवर्स है, किसी दूसरे यूनिवर्स से वो स्टार भेजा गया है? मे बी पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो पुराने वेद ग्रंथ है उसमें 7 यूनिवर्स, 7 यूनिवर्स की बात की गई है। अब यूनिवर्स वो सोलर सिस्टम को कहते थे या किसी और गैलेक्सी को कहते थे, या फिर जिसे हम आज के डेट में यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें लाखों गैलेक्सीज हैं, तो पता नहीं। जो भी, तो यहां देखना, सन जो है वो स्टेबल स्टार है क्योंकि इसका मास इस वैल्यू से कम है। लेकिन अगर किसी ड्वार्फ स्टार का मास, रेडिएशन इमिट करने वाले स्टार का मास सन के मास के 1.44 टाइम्स से ज्यादा हो जाए तो वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा सुपरनोवा में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सुपरनोवा में। सुपरनोवा में। अब सुपरनोवा क्या है? स्टार का वो स्टेट जिसमें बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, यानी एक्सप्लोजन कह सकते हैं आप, ब्रस्टिंग कह सकते हैं स्टार में। तो ब्रस्टिंग के फेज को, एक्सप्लोजन के फेज को हम कहते हैं सुपरनोवा। कि अभी अभी स्टार सुपरनोवा में कन्वर्ट हो गया, अब ये खत्म हो जाएगा।
तो सुपरनोवा के बाद क्या होता है? तो जो हैवी स्टार है वो सुपरनोवा के बाद दो चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। पहला न्यूट्रॉन स्टार, पहला है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी बहुत ही हाई होती है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा या उसके बराबर। और दूसरा कन्वर्ट हो सकता है ब्लैक होल में। ब्लैक होल के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने पास से जाने वाले रेडिएशन के फोटोन को, लाइट के फोटोन को भी पार होने नहीं देता, उसे भी अट्रैक्ट कर लेता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन रिलेटिविस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब वो मोशन में सेट होता है तो वो एक स्मॉल मास गेन कर लेता है। जब वेरी स्मॉल मास को भी ये ब्लैक होल अपने पास से गुजरने नहीं देता, तो समझ सकते हैं कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी स्ट्रांग है। तो जो हैवी स्टार होता है वो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन अंडर ओन ग्रेविटी, अपने ही ग्रेविटी के अंडर में कॉन्ट्रैक्ट होके ये जो हैवी स्टार है सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है। सुपरनोवा क्यों बनता है? हैवी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। यहां पे जो भी अभी तक थ्योरी आया है उसमें कहीं भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इन सारे का जिक्र नहीं है। हर जगह यही कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हैवी स्टार जो होते हैं वो सुपरनोवा में कन्वर्ट होते हैं और फाइनली चाहे तो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के होता है। इतना हाई डेंसिटी, एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का अगर यहां से ऐसे गिरा दिया जाए एक छोटा सा टुकड़ा, तो अर्थ में छेद करते हुए इस तरफ से उस तरफ चली जाएगी, यानी अर्थ में होल बना देगी। अब सोच सकते हैं कि डेंसिटी कितनी हाई है। हम लोग सुट्टा जलाने के लिए माचिस की एक डब्बी इतनी सी छोटी सी पैंट के पॉकेट में लेके चलते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। जब मन करता है तीली जलाए और कश लगा लिए। लेकिन अगर उसी माचिस की डब्बी में आपको फिल करके दे दिया जाए न्यूट्रॉन स्टार कंप्लीटली, तो उसका मास जो होगा वो 10⁻13 kg के ऑर्डर का होगा। जैसे ही उस माचिस की डब्बी को पैंट के पॉकेट में रखेंगे, पैंट फट के नीचे चला जाएगा और आपका जो अपना न्यूट्रॉन स्टार है वो दिखने लगेगा। क्लियर? तो इतनी हाई डेंसिटी होती है। अगर सर पे रख दिया जाए छोटा सा टुकड़ा तो इंसान को चीरते हुए पार कर जाएगा। और जो एलियंस के जो वेपन्स होते थे वो न्यूट्रॉन स्टार के बने होते थे। सोच सकते हो त्रिशूल की शक्ति। कुंभकर्ण ने न्यूट्रॉन स्टार से एक लौह खंड बनाया था, लौह खंड। उससे अगर धरती पे पूरी ताकत से प्रहार किया जाए तो धरती 2 पार्ट में डिवाइड हो सकती थी। सोच सकते हो पुराने जमाने के जो राक्षस देवता थे उनकी शक्तियां कितनी थी। एक ऐसे तीर भी होते थे जो धरती को छोड़ो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखते थे। ऐसे तीर भी थे जिनका आवाहन करने पे पूरे यूनिवर्स से वो एनर्जी अपने में समाहित करने लगता था और उस एनर्जी का यूज होता था वेपन्स को चलाने के बाद दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये सब पता नहीं कहानी है या सच है जो भी, पर न्यूट्रॉन स्टार की कहानी अभी के साइंस में आ चुका है, तो ये सच है। अब ब्लैक होल की बारी है। तो ब्लैक होल मैंने आपको बता दिया कि ऐसी चीज है जिससे रेडिएशन बाहर आते ही नहीं।
तो हमारे जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हीं की मदद से हम एस्ट्रोलॉजी का स्टडी करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स का स्टडी करते हैं और लाइट पे बेस्ड जो चीज़ें हैं उसमें किसी ऑब्जेक्ट से लाइट का आना जरूरी है उस ऑब्जेक्ट के स्टडी के लिए। तो यहाँ ब्लैक होल से जब लाइट आती ही नहीं है तो हम स्टडी करेंगे कैसे? तो अब देखना, चंद्रशेखर लिमिट क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्टार का मास इतना से कम है, इतना से कम है, तो वो स्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर इतना या इतने से ज्यादा है तो उस कंडीशन में वो बदल जाएगा सुपरनोवा में और फाइनली चाहे तो न्यूट्रॉन स्टार में या ब्लैक होल में। यहाँ पे स्टार के साइज से कोई लेना देना नहीं है, स्टार के मास पे फोकस किया गया है। प्रोक्सिमा सेंचुरी का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारे नियरेस्ट स्टार जो है। और भी ऐसे भी हैं स्टार जिसमें 30 अरब सन समा जाए, क्लियर, और वो भी स्टेबल हैं। इसका मीनिंग है कि वो अंदर से खोखले हैं, क्लियर। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो मास है वो सुपरनोवा में कन्वर्ट होने का लिमिट है। इतना से जैसे ही बढ़ेगा ड्वार्फ स्टार का मास, रेडिएशन इमिट करने वाले स्टार का मास, वो किस में बदल जाएंगे? सुपरनोवा में। इस लिमिट को कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। इस लिमिट को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। और इस मास को कहते हैं चंद्रशेखर यूनिट। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर यूनिट। तो हमने देखा कि 1 चंद्रशेखर यूनिट इक्वल हो गया किसके? 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन के। अप्रोक्स वैल्यू जब लेते हैं तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए 1.4 टाइम्स ही लेते हैं मास ऑफ सन के, क्योंकि ड्रॉप किया जाने वाला डिजिट यहाँ 5 से छोटी है तो प्रीवियस डिजिट में कोई चेंज नहीं आता है सिग्निफिकेंट फिगर के रूल से। तो यहाँ 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन हमने लिखा है। तो ये 1 चंद्रशेखर यूनिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हम लोगों ने मास ऑफ सन पढ़ा है कितना? मास ऑफ सन हमने पढ़ा है 2 इंटू 10 का पावर 30 kg। 2 इंटू 10 का पावर 30 kg जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू 10 का पावर 30 kg। यानी 1 चंद्रशेखर यूनिट की वैल्यू किलोग्राम में होता है 2.8 इंटू 10 का पावर 30 kg। तो हमने चंद्रशेखर यूनिट देख लिया। इतने से ज्यादा मास वाला रेडिएशन इमिट करने वाला स्टार स्टेबल नहीं होता है, वो बदल जाता है सुपरनोवा में। सुपरनोवा के बाद बदल जाता है चाहे तो न्यूट्रॉन स्टार में चाहे तो ब्लैक होल में, क्लियर। इस लिमिट को कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट और इसके करस्पॉन्डिंग मास को कहते हैं चंद्रशेखर यूनिट। हेवनली एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के मास को चंद्रशेखर यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये पहला यूनिट था मास का। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ पे यूज होने वाला ग्लोबल यूनिट मास का। केजी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो केजी को छोड़ के बाकी जो ग्लोबली यूज हो रहे हैं उनका स्टडी हम लोग करेंगे। केजी को छोड़ के बाकी जो ग्लोबली यूज हो रहे हैं उनका स्टडी करेंगे। तो उसमें आता है पाउंड एंड स्लग। दूसरा पाउंड POUND एंड स्लग SLUG। ये दोनों ब्रिटेन में भी यूज होते हैं और स्लग जो है ये अमेरिका में यूज होता है। और यूरोपियन कंट्री, कुछ ब्रिटेन से सटे हुए यूरोपियन कंट्री हैं उनमें भी स्लग का और पाउंड का दोनों का यूज होता है। तो हम लोग पाउंड के बारे में पढ़ेंगे। गौर से सुनना, ब्रिटेन के आम लोग जो फिजिसिस्ट नहीं हैं, जो फिजिक्स का स्टडी नहीं किए हैं, कहे तो अनपढ़ हैं,
लेकिन पैसे गिनना जानते हैं, उनके पास अगर पाउंड की बात करेंगे तो वो करेंसी समझेंगे। पाउंड का मतलब 10 पाउंड, मतलब जैसे हम 10 रुपया बोलते हैं इंडिया में, 20 रुपया, 100 रुपया बोलते हैं, वैसे ही पाउंड जो है वो ब्रिटेन की करेंसी भी है। और फिजिक्स में पाउंड जो है वो ब्रिटेन में 2 फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट भी है। तो सबसे पहले पाउंड का 3 मीनिंग निकल रहा है, तो उन 3 मीनिंग्स को हम समझेंगे। पहला जो है पाउंड, वो है करेंसी ऑफ ब्रिटेन, करेंसी ऑफ ब्रिटेन, करेंसी ऑफ ब्रिटेन। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ऐसे, ये वाली लाइन स्ट्रेट होती है और ये थोड़ी कर्वेचर पे। ये है 1 पाउंड। अभी के समय में 1 पाउंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 118 रुपीज INR के। इंडियन 118 रुपये जो है वो ब्रिटेन के 1 पाउंड के इक्वल है। हमें ये करेंसी जो है वो आम लोग यूज करते हैं ब्रिटेन में, हमें इस करेंसी के बारे में फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, नॉट इन फिजिक्स। फिजिक्स में हमें ये नहीं पढ़ना है। तो अब किसी फिजिसिस्ट के पास अगर पाउंड शब्द बोले, पाउंड वर्ड बोले, तो वो क्या समझेंगे, उसका मतलब मैं बताता हूं। ऐसा वाला सिंबल पाउंड कहो तो वो करेंसी है, लेकिन अगर सिंबल बदल जाए तो देखना, पाउंड इन फिजिक्स में, इन फिजिक्स में पाउंड का मीनिंग 2 है फिजिक्स में। पहले तो ये पाउंड जो है वो यूनिट ऑफ मास के तौर पे यूज होता है, मास का यूनिट है। और दूसरा, ये पाउंड जो है वो यूनिट ऑफ फोर्स के तौर पे यूज होता है ब्रिटेन में। अब जैसे करेंसी का सिंबल था ये वाला 1 पाउंड करेंसी का, तो पाउंड तो यूनिट है मास का भी और फोर्स का भी, तो दोनों यूनिट में अंतर कैसे पता लगाएंगे? अगर लिखा रहेगा 5 पाउंड, 5 पाउंड, 6 पाउंड, 7 पाउंड, तो वो फोर्स है कि मास है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो दोनों के सिंबल में फर्क होता है। जो मास का पाउंड है उसे LBM से रिप्रेजेंट करते हैं या LB सबस्क्रिप्ट M से, और फोर्स का जो यूनिट है उसे LBF से रिप्रेजेंट करते हैं और LB में स्मॉल f सबस्क्रिप्ट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। अब गौर से सुनना मेरी बात, LBM LBF आ गया। LB क्या है? पाउंड तो P से शुरू होता है, तो P होना चाहिए, उसके साथ M या F होना चाहिए। तो गौर से सुनना, पाउंड जो यूनिट है वो आया है लिब्रा वर्ड से। कौन से वर्ड से? लिब्रा वर्ड से। और लिब्रा जो है लैटिन नेम है, ठीक है। और मीनिंग होता है इसका मीनिंग होता है बैलेंस या स्केल, बैलेंस या स्केल। लिब्रा कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में लिब्रा का मीनिंग क्या होता है? बैलेंस या स्केल। लिब्रा का मीनिंग क्या होता है? तराजू, या स्केल मींस मेजरिंग डिवाइस। तो लिब्रा का मतलब बैलेंस या स्केल होता है। ये आपने सीख लिया। अब आगे चलता हूं। लिब्रा का सिंबल होता है LB। अगर मास के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो LBM।
फोर्स के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो LBF। इंडियन बुक में अगर LB सिर्फ लिखा हुआ है तो आप इसमें W लगा के LBW कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। LB अगर इंडियन बुक में लिखा हुआ है तो समझना कि वो मास का ही यूनिट लिखा हुआ है, मींस LBM ही लिखा हुआ है। क्लियर? तो पाउंड दो चीजों का यूनिट है, मास का भी और फोर्स का भी। सिंबल में दोनों का फर्क होता है। पाउंड आया कहां से है? लिब्रा वर्ड से। लिब्रा कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड। लैटिन में लिब्रा का मतलब क्या होता है? बैलेंस या स्केल। अब हम लोग फोर्स में और मास में रिलेशन पढ़े हैं, F इज इक्वल टू ma। क्लियर? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू भी हम लोग पढ़े हैं एसआई सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज है स्लग, ये भी मास का यूनिट है। अब हम लोग स्लग क्या है, पाउंड क्या है, पाउंड में LBM क्या है, LBF क्या है, इन सब के बीच रिलेशन क्या है, उस चीज का स्टडी करेंगे। तो देखना यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास। यहां भी लिखता हूं यूनिट ऑफ मास, और यहां लिखता हूं यूनिट ऑफ फोर्स। और ये सब है किसमें? FPS सिस्टम में या अमेरिकन सिस्टम में। फुट पाउंड सेकेंड तो FPS में है, लेकिन स्लग जो है वो अमेरिका और यूरोपियन दोनों कंट्रीज में, अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन और यूरोपियन दोनों कंट्रीज में यूज होते हैं। क्लियर? पाउंड भी लैटिन वर्ड है, मींस लैटिन अमेरिका के कंट्री में भी यूज होता है और अमेरिका में भी यूज होता है। और अमेरिका ब्रिटेन के ट्रेंड को ही दुनिया फॉलो करती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलता हूं। यूनिट ऑफ मास में लिखता हूं यहां स्लग। दूसरा यूनिट ऑफ मास क्या है? पाउंड। और तीसरा यूनिट ऑफ मास क्या है? सॉरी, और तीसरा यूनिट फोर्स का यूनिट क्या है? ये भी है पाउंड। सिंबलाइज स्लग का स्मॉलेस्ट। क्लियर? ये सेकंड नहीं है, इसको SL भी लिखा जाता है, तो SL लिख देते हैं स्लग का। पाउंड का LBM और LB सबस्क्रिप्ट M मास का यूनिट है तो, और इसी पाउंड का जब फोर्स का यूनिट लिखेंगे तो LBF और LB सबस्क्रिप्ट F। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसे कन्वर्ट करते हैं FPS सिस्टम में तो ये हो जाता है 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। 32.2, 30 भी 13, पॉइंट भी 13, 32.2, ठीक है, फीट पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पॉइंट में 30 कर दिए हो। ये हो गया जी की वैल्यू। अब हम लोगों ने न्यूटन बाबा का फोर्स का इक्वेशन पढ़ा है कि F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से रिप्लेस कर दूंगा। क्लियर? अब देखना यहां से मैं क्या करता हूं, वन स्लग का मास लेता हूं। कितने स्लग का? वन स्लग का। और उसमें 1 फुट पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता हूं। ये मास हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया ma। तो जानते हो जितने फोर्स की जरूरत होगी वही होगा 1 LBF। क्या होगा? 1 LBF मींस 1 LBF फोर्स की वो वैल्यू है जो 1 स्लग मास पे लग के उस मासिव ऑब्जेक्ट में 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे।
क्लियर। यहां पे मैंने मास को स्लग में लिया था, अब मैं मास को लेता हूं पाउंड में। मैं क्या करता हूं, 1 lbm मास लेता हूं, 1 पाउंड मास लेता हूं। जानते हो जब 1 lbm लूंगा और उस 1 पाउंड मास पे 1 पाउंड फोर्स लगेगा तो उस मास में 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। मीन्स ये वैल्यू भी है 1 lbm के इक्वल, सॉरी lbf के इक्वल। मीन्स 1 पाउंड फोर्स की वो वैल्यू है जो 1 पाउंड मास पे लग के उस मासिव ऑब्जेक्ट में 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है। 1 पाउंड पे लगेगा तो 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। एक स्लग पे लगेगा तो 1 फुट पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट करेगा। ये है 1 पाउंड फोर्स की वैल्यू। समझ में आ गया 1 पाउंड का डेफिनेशन, 1 पाउंड फोर्स का डेफिनेशन। अब इस दोनों को मैं इक्वेट करता हूं, एलएचएस दोनों का इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा, तो इंप्लॉइज 1 स्लग into 1 foot per second square equals 1 lbm into 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से ft पर सेकेंड स्क्वायर से ft पर सेकेंड स्क्वायर मर मिटा, तो यहां से क्या आया, 1 स्लग इक्वल्स 32.2 lbm। स्लग और पाउंड में रिलेशन हमें मिल गया। जो डंबल आता था पहले ऐसे उठाने वाला, उसका मास स्लग में रहता था, 1 स्लग, 2 स्लग, 3 स्लग, 4 स्लग, क्लियर, 20 स्लग, 30 स्लग, 50 स्लग, ऐसे। अब स्लग और एलबीएम में तो रिलेशन हमने पढ़ लिया, अब एलबीएम और केजी में रिलेशन पढ़ते हैं। तो 1 किलोग्राम मास इक्वल होता है 2.2 एलबीएम के। अगर मैं एलबीएम को ग्राम में देखना चाहूं तो 1 एलबीएम इक्वल होता है 454 ग्राम के, 454 ग्राम के। एक इंसान का, एवरेज इंसान का दिमाग का जो मास होता है वो 3 पाउंड होता है, यानी 3 इंटू इतना ग्राम, करीब करीब 1 किलो 350 ग्राम के आसपास आएगा ये वैल्यू। तो ये यहां से हमने एलबीएम केजी में रिलेशन देख लिया, एलबीएम ग्राम में रिलेशन देख लिया, एलबीएम स्लग में रिलेशन देख लिया। अब स्लग को अगर केजी में बदलना हो तो इन सारे रिलेशन का आप यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो दूसरा यूनिट के तौर पे हमने पाउंड पढ़ा और स्लग पढ़ा, एक साथ दोनों का हेडिंग लगाया क्योंकि एक को समझने के लिए दूसरे को समझना जरूरी था। तो चलता हूं अब नेक्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट की तरफ। देखना थर्ड यूनिट है जो इंडिया में और बहुत सारे जगहों में यूज होता है, वो है क्विंटल। क्या? क्विंटल। बहुत सारे बुक में कैपिटल लेटर से क्यूज दे देता है, यहाँ पे शुरू कर देता है, वो गलत है। यहाँ पे सारे लेटर्स भी स्मॉल होंगे और यहाँ पे सिंबल भी स्मॉल होगा। जो चीनी वगैरह का बॉडी आता है या
पैक्स वगैरह में जो अनाज आता है या जो एफसीआई के गोडाउन में अनाज रखा जाता है वो 100-100 केजी का बोरी बना के रखा जाता है। कहते हैं कि ये 1 क्विंटल है। मीन्स 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। अब तो कंपनियां अच्छी पैकिंग करती है, पहले तो बहुत ही खराब बोरे से चीनी वगैरह निकाल के कोटा वाले बेच देते थे, ऐसे लोग यूज करते थे। तो अब तो कंपनियां क्वालिटी पे फोकस कर रही है और दुकानदार मिलावट पे फोकस कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा केमिकल डाला जाए जो कि प्लास्टिक को भी आर पार कर जाए। प्लास्टिक के ऊपर ही ऐसे गंदा वाला कपड़ा में लगा के पोंछ देगा, साफ कर देगा रैपर को, और वो केमिकल धीरे 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 रैपर के अंदर चला जाएगा। इंसान को बीमार करके हॉस्पिटल भेजने के लिए इन दुकानदारों को पैसा दिया जाता है। ये बहुत बड़ा रैकेट है। क्लियर? सब्जी पे पानी छिड़कना, हाइड्रोक्साइड वाला पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पानी छिड़कना, उससे बीपी हाई या लो होता है। ठीक है? थैलियम, फास्फोरस, ये सब बहुत सारे केमिकल को तरह तरह के खाने में, मिठाई में मिलाने के लिए अलग केमिकल है। पूड़ी जलेबी में अलग है। चिकन, मटन, सब्जी, इन सब में तीखे चीज़ों में मिलाने के लिए अलग है। मिल्क प्रोडक्ट में उनके स्वाद से मिलता जुलता चीज़ मिलाया जाता है। तो हर जगह मिलावट किया जा रहा है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि इंसान को बीमार करने के लिए। और धीरे धीरे जिस इंसान को 400 वर्ष बचना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, आपको आश्चर्य होगा लेकिन सच यही है कि अगर हर चीज़ ऑर्गेनिक तरीके का खाए इंसान, हवा पानी सब कुछ संतुलित ले, हवा में चिमनी भट्ठा वाला इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं कि कैंसर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। ठीक है? तो इतना जो पानी आता है वो छन के धरती के अंदर जाता है, लेकिन फिर भी उसमें गंदगी रह जाता है क्योंकि इंसान इतने गंदगी फैला रहे हैं कि तो इन सब की वजह से बीमारी का खतरा बढ़ गया है। और ये गैंग चलता है हर स्टेट में, हर शहर में। छोटा से बड़ा दुकानदार मिलावट करता ही करता है और उससे इंसान के स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है, और इसे रोकना आसान नहीं है। ये बहुत बड़ा रैकेट है। चलिए आगे चलता हूं। तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। चौथा यूनिट है आपका टन। TONNE और TON दोनों फुल फॉर्म है। इसका ये सिंबॉलिक फॉर्म नहीं है और इसके बाद डॉट नहीं लगता है। ये दोनों नाम एक ही चीज के हैं और अलग अलग रीजन में बोले जाते हैं। अमेरिका में ये वाला, ब्रिटेन में ये वाला। इन दोनों का सिंबल एक ही है, छोटी टी। 1 टन, ठीक है? 1 टन इक्वल होता है 1000 केजी के। 1 टन किसके इक्वल? 1000 केजी के। क्लियर? तो ये हो गया 1 टन का डेफिनेशन। एक्चुअल में ये कोई डेफिनेशन इसका नहीं है, बल्कि बड़े अमाउंट वाले चीज को मेजर करने के लिए टन SI सिस्टम का ही टूटा फूटा एक यूनिट है। क्लियर? लेकिन इसको SI यूनिट आप नहीं कहेंगे। चलिए, 5 माह, पप्पा के मजे मजे, पप्पा के मजे मजे। 5 माह है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, AMU और U। एटॉमिक मास यूनिट AMU या U, AMU या U, एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले मैंने बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल हेवनली ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करने के लिए चंद्रशेखर यूनिट दिया, फिर ग्लोबल यूनिट पाउंड बताया,
जो एसआई सिस्टम का नहीं है। फिर हमने इंडिया में यूज होने वाले टन और क्विंटल बताया। अब बहुत ही छोटे मास, एटम के मास, आयन के मास, मॉलिक्यूल के मास, इन सब के मास को मेजर करने के लिए यूनिट बता रहा हूं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को समझने के लिए मैं कार्बन एटम पे फोकस करता हूं। कार्बन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर कितना, तो आप कहेंगे कार्बन सर आइसोटोपिक सब्सटेंस है, इसका मास नंबर अलग अलग होगा। एटॉमिक नंबर तो सब जगह 6 रहेगा, लेकिन मास नंबर किसी एटम का 12, किसी का 13, किसी का 14 होगा। 12, 13, 14, ठीक है, क्लियर। ऐसा क्यों होता है, तो देखना, हम एटम को बनाते हैं, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 6 होगी, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, इतना फिक्स है। लेकिन मास नंबर जिसका 12 है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, न्यूट्रॉन की संख्या उसमें 6 होगी, जिसमें 13 है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 7 होगी और जिसमें 14 है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 होगी। आइसोटोप्स जनरेट होते हैं न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से। हमें इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है, एएमयू को डिफाइन करने के लिए हमें इस वाले पे फोकस करना है। ये सबसे स्टेबल है और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बन 612 हम लेते हैं, जब 612 लेंगे तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6। अब इस एक एटम का मैं मास कैलकुलेट करता हूं। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 612, ठीक है, ये एक एटम का मास है। तो इस एक एटम का मास निकालने के लिए प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर देंगे। तो यहां देखना, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इन सबको ऐड कर देंगे तो मास मिल जाएगा एक एटम का। तो ऐड करते हैं, 6 इंटू प्रोटॉन का मास कितना, 1.67, 2 इंटू 10 का पावर -297 kg, प्लस न्यूट्रॉन का मास कितना, 6 इंटू 1.675 इंटू 10 का पावर -297 kg, प्लस यहां लगाता हूं प्लस, ज्यादा अच्छा लगेगा, प्लस प्लस बोरो प्लस, प्लस 6 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 का पावर -30 बम kg, ठीक है, -30 बम kg। होली वगैरह में टट्टी बम चलता है, बच्चे को कीचड़ लगा दो, बच्चा गुस्सा में अगर बगल में टट्टी पड़ा हुआ है तो टट्टी उठा के ही बम छोड़ देगा, पा, ठीक है। तो ऐसा होता है जंगली होली में। ये है कार्बन के एक एटम का मास, क्लियर। कार्बन के एक एटम का मास। सवाल है कि सर हमें तो आप एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा रहे थे, तो कार्बन के एक एटम का मास आप हमें बीच में क्यों पढ़ाने लगे, आप तो बड़े भारी बेवकूफ हैं। मैं कहूंगा कि ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, इसका डेफिनेशन ही कार्बन के एक एटम के मास से आया है, इसलिए कार्बन के एक एटम का मास हमें पढ़ना है, क्लियर। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 एएमयू है क्या, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं।
लिखना है तो पहले मिटाना पड़ेगा, लिखना है तो पहले मिटाना पड़ेगा, सिखाना है तो पीटना पड़ेगा, सिखाना है तो पीटना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा अच्छा? क्योंकि उनकी पिटाई नहीं होती, क्योंकि उनकी पिटाई नहीं होती। चलिए आगे। अब मैं 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करता हूं। ये होता है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। ये है कार्बन 12 एटम का मास, एक एटम का मास। उसमें 1/12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 12 से डिवाइड कर दिया। जितना बन के आएगा वही कहलाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। वही क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास यूनिट। जब इन सब का कैलकुलेशन करते हैं और उसमें 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1 AMU इक्वल्स 1.67 इंटू 10 का पावर -227 kg। क्लियर क्लियर? अरे क्लियर क्लियर। 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? ये लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो हमने 5 यूनिट पढ़े आज। इन पांचों यूनिट का धड़ल्ले से यूज होता है फिजिक्स में और इसका केमिस्ट्री में भी होता है। एक और मोलर मास होता है, किसी सब्सटेंस के 1 मोल का मास। तो हमें यूनिट के तौर पे मोल भी पढ़ना है, तो उस यूनिट को यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। 1-2 क्लास के बाद मैं आपको मोलर मास डील करूंगा। ठीक है? तो मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। खूब पटाखे छोड़िए, खूब मजे कीजिए। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं।